अब चैप्टर का नाम लिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। देखो, तुम लोग एसी जनरेटर में पढ़ चुके हो कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक ये कॉइल होती है और इस कॉइल को हम यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। कॉइल का एक एंड इस वाले स्लिप रिंग पर है और दूसरा वाला एंड इस वाले स्लिप रिंग पर है। एक कार्बन ब्रश ये हो गया, एक कार्बन ब्रश हो गया ये, और इन दोनों के बीच में मान लीजिए हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ये रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया। तो इसमें जब कॉइल हमारी रोटेट करती है तो फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब ये हुआ कि कॉइल पहले ऐसे रखी थी और देखो रोटेट करते 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 90 डिग्री पर घूम गई, फिर और रोटेट की तो 180 पर घूम गई। तो इसे कहेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल में इस वाले एंड पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और इस वाले एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो अब यहाँ पर करंट हमारा ये बहने लगा, लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल के बाद ये आगे रोटेट करेगी तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी चेंज होने पर क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया पहले क्लॉकवाइज करंट बह रहा था और अब कैसा बहने लगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये करंट बहता है तो वैल्यू देखो, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से बार बार डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ में इसकी करंट की वैल्यू भी चेंज होती है और वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, I = IM sin ओमेगा टी। एक्चुअली करंट के कई इक्वेशन होते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर जनरेटर से जुड़ा क्या है। हमने तो ये मान लिया है कि फ़िलहाल जनरेटर से कैपिटल आर जुड़ा है। जब कैपिटल आर जुड़ा होता है तो उस करंट का इक्वेशन ये होता है। यहाँ पर हम कैपिटल आर की जगह इंडक्टर भी जोड़ सकते हैं, यानी सोलेनाइड भी जोड़ सकते हैं, यहाँ कैपेसिटर भी जोड़ सकते हैं। तो अगर इंडक्टर जोड़ दिया या कैपेसिटर जोड़ दिया तो फिर करंट का फार्मूला चेंज हो जाता है, और ये फार्मूला किसके लिए है, रेजिस्टेंस के लिए है। ठीक है, तो ये जो करंट बह रहा है उसमें करंट का डायरेक्शन तो चेंज होता ही होता है, साथ में उस करंट की वैल्यू भी चेंज होती है। IM जो है मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। तो इसमें थोड़ा डेफिनेशन लिख लेना, और डेफिनेशन में लिखिए एन अल्टरनेटिंग करंट इज वन whose magnitude changes continuously with time between 0 and a maximum value and whose direction reverses periodically फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज कर दें।
if only resistance capital R is connected to an AC source, AC source इस तरह से लिखेंगे, to an AC source AC सोर्स क्या होता है? यही जनरेटर, ब्रैकेट में लिख देना AC जनरेटर, AC जनरेटर। देन alternating current varies with time, then alternating current varies with time according to following equation, according to following equation, और ये लिख देंगे I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, नीचे लिख देना वेयर आई एम इज मैक्सिमम वैल्यू, वेयर आई एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, ऑफ एसी। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें अल्टरनेटिंग करंट का वेरिएशन हम दिखाएंगे, और ग्राफ बनाने के लिए ये वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? और करंट को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वाई एक्सिस में। ये मैक्सिमम करंट है आई एम, ये एक करंट हमको नीचे भी मैक्सिमम शो करना पड़ेगा माइनस आई एम। देखो बच्चों, ये आई एम क्या है? जब करंट क्लॉकवाइज बह रहा था उस समय का मैक्सिमम करंट आई एम है, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज बहने लगा उस समय का मैक्सिमम करंट माइनस आई एम है। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाने के लिए एक डॉट डॉट लाइन ये ड्रॉ कर लेंगे, एक ये ड्रॉ कर लेंगे। पहले बात आइए आप लोग कि यहाँ पर जो टाइम है वो क्या होता है? ज़ीरो। टाइम ज़ीरो है, आप यहाँ पर ज़रा टाइम की वैल्यू ज़ीरो रख दीजिए। जब ये ज़ीरो रख देंगे तो साइन ज़ीरो बन जाएगा, साइन ज़ीरो ने पूरे ज़ीरो कर दिया, तो करंट क्या होगा उस समय? ज़ीरो। इसके बाद करंट ज़ीरो से बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम से घटने के बाद क्या हो जाएगा? फिर ज़ीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बहने लगेगा करंट, मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर घट करके क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ग्राफ का जो अपर पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुरुआत में एक डायरेक्शन में करंट बह रहा है, और उस दौरान जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया करंट, और मैक्सिमम से घट के जीरो हो गया। लोअर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि अब करंट उल्टे डायरेक्शन में बहने लगा है, और उल्टे डायरेक्शन में जीरो से मैक्सिमम हुआ, और मैक्सिमम के बाद क्या क्या हुआ? घट करके जीरो हो गया। यहाँ पर जो टाइम होगा मिडिल में वो है T/4। T/4 का मतलब होता है कि जो जनरेटर की कॉइल है वो 90 डिग्री घूम चुकी है। इसके बाद ये टाइम हो गया T/2, यानी जनरेटर की कॉइल जो है वो क्या हो गई? अब जो है 180 डिग्री घूम गई है। वैसे T को हम टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में लगा टाइम। और ये जो है अब 3T/4 हो गया, यानी 270 डिग्री घूम गई है कॉइल, और ये कैपिटल T हो गया 360 घूम गई है। 360 घूमने का मतलब एक चक्कर लगा लिया, और एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारी कॉइल घूम रही है इसका पूरा एक चक्कर लगाने का टाइम कितना है? कैपिटल T। तो केवल 90 डिग्री घूमने का टाइम क्या हो गया? T/4। 180 डिग्री घूमने का टाइम क्या हो गया? T/2। 270 डिग्री घूमने का टाइम क्या हो गया? 3T/4। और पूरा एक चक्कर घूमने का टाइम T हो गया। तो अब हम इस ग्राफ को बनाएं। ओके, अब हेडिंग लिखेंगे
एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो ये जो आई एम है, आई एम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बस इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें डेफिनेशन में लिख देना, द अल्टरनेटिंग करंट वेरीज, द अल्टरनेटिंग करंट वेरीज इन मैग्नीट्यूड and reverses in direction and reverses in direction periodically, reverses in direction periodically, full stop. The maximum value of the current, the maximum value of the current in either direction, in either direction is called the peak value or the amplitude of the current, or the amplitude of the current। और ब्रैकेट में लिख देना आई एम, ब्रैकेट में ये लिख देना, इससे पता चल जाता है कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आई एम। अब हेडिंग लिखना है पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड। पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड। देखो पहली बात समझेंगे कि वन ऑसिलेशन क्या है। पहले करंट बहेगा एक डायरेक्शन में, जैसे कि मैं अपना हाथ चला रहा हूँ क्लॉकवाइज, उस दौरान जीरो से मैक्सिमम करंट हुआ और मैक्सिमम से क्या हो गया, जीरो। फिर करंट बहने लगा अपोजिट डायरेक्शन में, उस दौरान भी करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम हुई और मैक्सिमम से जीरो। इतने को कहते हैं वन ऑसिलेशन। पहले एक डायरेक्शन में बहना, फिर उल्टे डायरेक्शन में बहना। जब एक डायरेक्शन में बहा करंट तो जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो हुआ, और जब उल्टे डायरेक्शन में करंट बहा तो भी जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो हुआ। इसे अब वन ऑसिलेशन कहते हैं। जितने टाइम में करंट ने वन ऑसिलेशन किया उतने टाइम में जो ये कॉइल है वो भी एक रोटेशन करती है। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस रोटेशन और टाइम पीरियड ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल। तो सबसे पहले तो इसमें तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है, द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट, द टाइम टेकन by the alternating current to complete one cycle of variations, to complete one cycle of variations is called the periodic time, is called the periodic time of the current। of the current। पैराग्राफ चेंज। बल्कि तुम ऐसा करना, नीचे से लेफ्ट लाइन से लिख ले, लेफ्ट कॉर्नर से लिखना शुरू कर देना।
पैराग्राफ चेंज ना करके लाइन चेंज करना है तुम्हें और लेफ्ट से लिखना शुरू करना। चूँकि सेंटेंस बड़ा है इसलिए एक लाइन में आ जाना चाहिए। लिखना है पीरियोडिक टाइम कैपिटल टी इक्वल का साइन बना के लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, टाइम पीरियड of rotation of the coil of AC generator, ये दोनों इक्वल हुआ करते हैं। और अब हेडिंग लिखना है तुमको फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, तुम लोग जानते हो इतना वेरिएशन हुआ तो इसको हमने कहा वन ऑसिलेशन। और 1 सेकेंड में ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑसिलेशंस हो जाते हैं। इंडिया में जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होती है 1 सेकेंड में 50 ऑसिलेशन हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। तुम लोग जब फ़ैन ख़रीदने जाते हो या कोई अपरेटस ख़रीदते हो तो उसमें लिखा रहता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ इतने वॉट, ये लिखा रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये मैंने जो ग्राफ बनाया है ये पूरा वेरिएशन 1 ऑसिलेशन कहलाता है। और 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हें लिखना है the number of cycles completed, by an alternating current in 1 second is called the frequency of the current. ठीक है, 1 सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट किए उसको क्या बोलते हैं, नीचे से लिख लो पैराग्राफ चेंज करके, इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और इसमें लिखना है आपको स्मॉल f इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। नीचे लिखना इट्स मीन्स दैट number of cycles in 1 second इक्वल का साइन बना करके 50 लिख दो। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी चेंज होता है ये। 1 सेकेंड में 50 बार इस तरह के ऑसिलेशन हो जाते हैं, बहुत जल्दी चेंज होता है। अब यहाँ एक बात ध्यान देना है, 1 ऑसिलेशन में यानी 1 साइकिल में 2 बार करंट मैक्सिमम हुआ, यहाँ करंट मैक्सिमम हुआ और यहाँ करंट मैक्सिमम हुआ, और 2 बार करंट जीरो हो गया, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो। तुम लोग सोच रहे हो कि 2 बार क्यों जीरो हुआ, यहाँ तो 3 बार जीरो हुआ, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अरे भाई यहाँ तो जीरो था ही, यहीं से तो स्टार्टिंग हुई है। तो 1 साइकिल में 2 टाइम्स क्या हो गया, मैक्सिमम, एंड 2 टाइम्स बिकम्स जीरो। तो बताओ 50 साइकिल में 100 टाइम्स बिकम्स मैक्सिमम एंड 100 टाइम्स बिकम्स जीरो। तो फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है इन 1 साइकिल value of AC
becomes maximum and 0 कितने टाइम? ट्वाइस, है ना? 2 टाइम्स लिख दो, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, नीचे लिख देना देयरफॉर इन 1 सेकेंड हंड्रेड टाइम्स बिकम्स मैक्सिमम, therefore in 1 second 100 times becomes maximum and 100 times becomes 0। अरे एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम हो रहा है ना, तो जब 50 साइकिल होंगे तो कितना हो गया? 100 टाइम्स बिकम्स मैक्सिमम एंड 100 टाइम्स बिकम्स 0। अब क्वेश्चन इस बात का उठता है कि अगर 1 सेकेंड में 100 टाइम्स ये मैक्सिमम हो गया, 100 टाइम्स 0 हो गया करंट, तो जो बल्ब जलते हैं उनको 1 सेकेंड में 100 टाइम्स जो है जलना चाहिए और 100 टाइम्स बुझना चाहिए। होता है ऐसा, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है। बात समझ में आई? तो ये जनरल जानकारी थी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जो लगभग सभी को होनी चाहिए। अब हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ खास चीज़ों के बारे में बताएंगे और फिर अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड सर्किट्स बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखना है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो 1 साइकिल में क्या हुआ, जरा समझना। 1 साइकिल में सबसे पहले करंट कितना था? 0। फिर जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये करंट इसके बगल में ले गए, तो ये करंट हो गया हमारा I1। इसके बाद यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बगल में यहाँ ले गए, तो ये करंट हो गया I2। इसी तरह से यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, I3, I4, ये करंट्स हमको मिल जाएंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये करंट हमारी नेगेटिव में मिलने लगेंगे। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये करंट भी नेगेटिव में मिलेगा। तो तुम लोग ये देख रहे हो कि 1 साइकिल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। ये फर्स्ट हाफ साइकिल हो गया, ये सेकेंड हाफ साइकिल हो गया। फर्स्ट हाफ साइकिल में जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं और सेकंड हाफ साइकिल में जो करंट की वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। तो अगर हम मीन वैल्यू निकालेंगे तो मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है? सारी करंट्स का क्या करोगे? सम करोगे। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हो गए और सेकंड हाफ साइकिल के लिए क्या होने लगेगा? -I1, -I2, -I3, ऐसे अपॉन जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने से डिवाइड कर देंगे। अब अगर तुम देखोगे तो I1 -I1 कैंसिल, I2 -I2 कैंसिल, I3 -I3 कैंसिल, क्या आने वाला है? 0। इसका मतलब है कि 1 साइकिल में AC की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो सीधा सीधा याद कर लीजिए और लिख लीजिए इसको। मीन वैल्यू इन अ कंप्लीट साइकिल, मीन वैल्यू इन अ कंप्लीट साइकिल, इक्वल का साइन बना के लिख देना 0। ठीक है, फिर नीचे लिख देना मीन वैल्यू इन फर्स्ट हाफ साइकिल, मीन वैल्यू इन फर्स्ट हाफ साइकिल। देखो तुम लोगों को एक ख़ास बात बता दूं,
लिखना नहीं अभी। आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ये फार्मूला होता है, चार्ज अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी। अगर हम डी क्यू का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, आई डी टी। अगर इंटीग्रेशन डी क्यू का कर देंगे तो क्या आएगा, क्यू। जब यहाँ का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन आया क्यू, राइट साइड के लिए हमने ये लिख दिया। इसका मतलब है कि अगर हम आई डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें चार्ज मिल जाएगा, और चार्ज को डिवाइड कर दो टाइम से, चार्ज को किससे डिवाइड कर दोगे, तो हमें करंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल, भाई पूरी साइकिल का जो टाइम होता है उसको हम कैपिटल टी कहते हैं, तो फर्स्ट हाफ साइकिल का टाइम क्या होगा, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टी बाई टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी टी बाई टू से डिवाइड किया तो यहाँ भी हमें टी बाई टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें मीन वैल्यू इन फर्स्ट हाफ साइकिल मिल जाएगी। ये बात समझ में आई, टी बाई टू से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट। करंट की मीन वैल्यू मिल जाएगी, बस वही तो चाहिए हमको। तो क्या लिखा तुम लोगों ने स्टेटमेंट, मीन वैल्यू ऑफ, हाँ, इन फर्स्ट हाफ साइकिल। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए फिर ये लिखना पड़ेगा हमको, आई मीन इक्वल टू 1 अपॉन टी अपॉन टू। टी अपॉन टू से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं ना, टाइम से डिवाइड करेंगे तभी तो करंट आएगा। और यहाँ हो जाएगा आई डी टी, क्योंकि आई डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, चार्ज। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम, आ गया करंट। और यहाँ लिखना लिमिट में 0, ऊपर लिखना लिमिट में टी बाई टू, क्योंकि हम फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, तो 0 से लेके टी बाई टू तक का हमें कैलकुलेशन करना है। अब ज़रा रुको, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 अपॉन टी हो गया। यहाँ पर आई का इक्वेशन रखेंगे, आई का इक्वेशन क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। ये मैंने इक्वेशन तब के लिए लिया है जब केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि फार्मूले कौन कब यूज होगा ये चीज़ का ध्यान देना है। तो ये तुम्हारा आया 2 अपॉन टी, और यहाँ पर आई एम को आप बाहर निकाल लेंगे तो 2 आई एम अपॉन टी हो गया, और क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी, तो 0 से टी बाई टू और साइन ओमेगा टी डी टी। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। कभी कभी थोड़ा पढ़ना लिखना भी सीख लिया करो। ये माइनस बाहर ले लेना, ओमेगा भी बाहर ले लेना, तो माइनस 2 आई एम अपॉन कैपिटल टी ओमेगा। अब यहाँ क्या बचा, केवल कॉस ओमेगा टी बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट सॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारा आया आई मीन इक्वल टू माइनस 2 आई एम अपॉन टी, और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन टी। ध्यान दो, स्मॉल टी की जगह पर पहले हम कैपिटल टी बाई टू रखेंगे, तो ये हो गया कॉस ओमेगा कैपिटल टी बाई टू माइनस कॉस ओमेगा, फिर क्या रखोगे, 0 रखोगे। ये तुम्हारा बन गया आई मीन इक्वल टू कैपिटल टी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस आई एम अपॉन पाई। इस ओमेगा की जगह पर भी क्या लिखना, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी बाई टू है ही, माइनस कॉस 0। टी टी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, कॉस पाई आया। ये आई मीन इक्वल टू माइनस आई एम अपॉन पाई, ये तो कॉस पाई बचेगा, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 तो 1 है ही, ये -2 हो गया, और -2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो आई मीन इक्वल टू 2 आई एम अपॉन पाई।
तो ये हमारा मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए निकल आया। लेकिन याद रखिए, मैं जो इक्वेशन लेके चला हूँ वो केवल कब वैलिड है, जब रेजिस्टेंस जुड़ा हो। नोट कर लें। तो ये जो है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू थी। अब सेकंड हाफ साइकिल वो होता है जिसमें ग्राफ नीचे बनता है। उसके लिए जब हम मीन वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और कोई फर्क नहीं है, लिख देंगे सिमिलरली मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, सिमिलरली मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर सेकंड हाफ साइकिल, और ये हो जाएगा, यही लिख दो, आई मीन इक्वल टू, ये लिख दो -2Im अपॉन पाई, बस, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अभी एक वैल्यू और होती है, अभी तो मैंने मीन वैल्यू बताई है, एक होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। और जब हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट 10 एम्पियर है तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू 10 एम्पियर है। कहते नहीं कि 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो 10 एम्पियर वो कौन सा करंट हम बोलते हैं, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 10 एम्पियर। अभी RMS वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी ये तो मैं नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे।